हे गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू एपिसोड ऑफ वीकली अपडेट जहां पर हम आपको पूरे वीक का रिकैप जो है यहाँ पर देते हैं ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ और इवेंट जो है अगर आपने मिस कर दिए डोंट वरी, पूरा रिकैप आपको यहीं पर मिल जाएगा और आप अपडेटेड भी यहाँ पर हो जाओगे। लेकिन वीकली रिकैप देखने से पहले यहाँ पर हम सबसे पहले बिटकॉइन का प्राइस एनालिसिस जो है उसको करते हैं। तो चलिए बिटकॉइन का प्राइस एनालिसिस करते हैं। तो करेंटली बिटकॉइन की प्राइस $24,000 के अंदर ट्रेड कर रही है। अगर हम यहाँ पर देखेंगे एक पैटर्न फिर से हमको रिपीट होता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर आप देखेंगे जैसे जुलाई मंथ के अंदर हमको बिटकॉइन की प्राइस के अंदर जो मूवमेंट देखने को मिला था वहाँ पर एक अपवर्ड मूविंग चैनल आप बेसिकली यहाँ पर बोल सकते हैं या बेयर फ्लैग भी इसको बोल सकते हैं, जहाँ पर प्राइस ओवरऑल यहाँ पर लिमिटेड थी। अब वही जो पैटर्न है इस बार थोड़ा सा प्राइस के अंदर जंप के बाद हमको देखने को मिल रहा है, जहाँ पर प्राइस मोर ओवर इस पैटर्न के बीच में लिमिटेड करंटली यहाँ पर है। एंड प्रीवियसली जो हमने अपडेट के अंदर बात करी थी कि मोर ओवर यहाँ पर जो पैटर्न का मूवमेंट है काफ़ी ज़्यादा मैच करता है। अगर आप यहाँ पर जुलाई या अगस्त 2021 का टाइम देखेंगे जहाँ पर बिटकॉइन की प्राइस के अंदर रैली तो आई थी लेकिन उसके बाद एक करेक्शन का लेवल आ गया था। एंड उसी अकॉर्डिंग यहाँ पर भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि बिटकॉइन की प्राइस के अंदर अभी जो रैली है उसके अंदर हमको करेक्शन देखने को मिले, अनलेस एंड अनटिल यहाँ पर बिटकॉइन की प्राइस जो है वो $25,000 के ऊपर जाए, जहाँ पर हमारा 50 वीकली एंड 200 वीकली मोर ओवर का जो क्रॉस ओवर है उसी एरिया पे यहाँ पर पड़ जाता है, जो अभी तक तो यहाँ पर हो नहीं पाया है। तो इस अकॉर्डिंग अभी करंटली यहाँ पर देखना ये कि अगर ये प्राइस का करेक्शन यहाँ पर आता भी है तो लेवल जो बिटकॉइन की प्राइस के लिए काफ़ी क्रूशल रहेगा होल्ड करने के लिए वो $21,000 का है कि अगर प्राइस वहाँ पर होल्ड करे इन वर्स्ट के सिनेरियो और वहाँ से बाउंस करे इट्स गोइंग टू बी बेटर। नहीं तो अगर उसके नीचे के लेवल ब्रेक हो जाते हैं तो फिर से हम डाउनवर्ड यहाँ पर मूव कर सकते हैं। आने वाले दिन थोड़े से क्रूशल होंगे एंड वहीं पर यहाँ पर जो बिटकॉइन की प्राइस का नेक्स्ट मूवमेंट है उसका डिसीजन हमको देखने को मिल जाना चाहिए, क्योंकि काफ़ी टाइम से हम एक जोन के अंदर मूव कर रहे हैं विच इज़ इन अ वे नॉट दैट गुड। क्योंकि अगर आप देखोगे यहाँ पर ये जो प्राइस का मूवमेंट हो भी रहा है, अगर आप देखोगे प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है लेकिन RSI अगर आप देखोगे नीचे की तरफ जा रहा है, विच इन अ वे इज यू कैन सी हियर बेरिश डाइवर्जेंस यहाँ पर बन रही है विच इज़ नेवर गुड। सो उस अकॉर्डिंग पॉसिबिलिटी हो सकती है कि थोड़ा सा डाउन साइड यहाँ पर है, लेकिन डाउन साइड अगर $21,000 पे लिमिटेड हो जाता है दैट्स गोइंग टू बी बेटर। उससे नीचे गया तो थोड़ी प्रॉब्लम की सिचुएशन हो सकती है जो हम आने वाले दिनों में फिर से रीवैल्यूएट कर लेंगे। बट मोर ओवर अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो फंडिंग रेट भी ये मूवमेंट होने के बाद भी अभी कुछ इतना नेगेटिव फंडिंग रेट है नहीं। मोर ओवर सारे प्लेटफॉर्म पे यहाँ पर पॉजिटिव फंडिंग रेट ही है विच इन अ वे से इसकी यहाँ पर अभी तक उस तरह का फियर भी यहाँ पर नहीं आया, तो डाउन साइड की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर हो सकती है। बट लेट्स सी, यहाँ पर आपको हम अपडेट देते रहेंगे जैसे जैसे यहाँ पर हमको फर्दर कैंडल मूवमेंट जो है वो देखने को मिलता है। अब नेक्स्ट मूविंग ऑन, इस वीक की इंपॉर्टेंट न्यूज़ और अपडेट्स की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर यूएस के CPI नंबर्स मतलब इन्फ्लेशन नंबर्स जो है वो यहाँ पर आए, जहाँ पर अगर आप देखोगे इस बार के जनवरी मंथ के CPI नंबर्स आए 6.4% पे। लास्ट टाइम अगर आप देखोगे दिसंबर के नंबर आए थे 6.5% पे एंड एक्सपेक्ट यहाँ पर कर रहे थे कि 6.2% तक तो कम से कम यहाँ पर कम होकर CPI नंबर्स आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे CPI नंबर्स उतने कम नहीं हुए जितना यहाँ पर एक्सपेक्टेड था, सिर्फ 0.1% का हमको इन्फ्लेशन कम यहाँ पर होता हुआ देखने को मिला। इससे काफ़ी ज़्यादा स्पेकुलेशन ये बढ़ गई है कि FOMC की आने वाली जो मीटिंग होगी जो 15 से लेकर 16 मार्च के बीच में होगी, वहाँ पर वो पॉसिबली फिर से इंटरेस्ट रेट को राइज कर सकते हैं, जिसकी पॉसिबिलिटी ये होगी थी कि शायद अब इंटरेस्ट रेट को उतने एग्रेसिवली राइज नहीं करें, और अगर वो होता है तो पूरे मार्केट के लिए नेगेटिव इंपैक्ट यहाँ पर हो सकता है। तो 15 एंड 16 मार्च को FOMC की मीटिंग काफी इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पर रहने वाली है। अब नेक्स्ट मूविंग ऑन, अगर हम बात करें यहाँ पर SEC ने शू किया है पैक्सोस को, और पैक्सोस अगर आपको नहीं पता है तो वो यहाँ पर स्टेबल कॉइन को इश्यू करते हैं जो पैक्स करके स्टेबल कॉइन आता है। साथ में पैक्सोस यहाँ पर जाना जाता है BUSD को भी इशू करने के लिए, जहाँ पर उसकी मिंटिंग और रिडीम जो है वो पैक्सोस पूरा यहाँ पर मैनेज करते हैं। अब SEC ने यहाँ पर उनको सू किया ये बोल के कि पैक्सोस को कि तुम BUSD को यहाँ पर कैसे इशू करते हो। तो उनको ये नोटिस 3 फरवरी को मिला, जहाँ पर SEC ने उनको ये बोला कि BUSD जो है वो यहाँ पर पैक्सोस नहीं मानता कि वो सिक्योरिटीज़ है और वो फेडरल सिक्योरिटीज़ लॉ के अंदर यहाँ पर नहीं आती है। एंड SEC ने ये स्पेशली जो नोटिस भेजा है सिर्फ BUSD को लेके यहाँ पर भेजा है। एंड पैक्सोस ने हमेशा अपना प्रायोरिटाइज किया है कि यहाँ पर जो कस्टमर फंड्स हैं वो सही रहें, और उन्होंने ये भी बोला है कि BUSD हम जो इशू करते हैं यहाँ पर उसकी 1:1 डॉलर के अंदर बैकिंग रहती है, जो बैंक अकाउंट के अंदर इक्विवेलेंट हम यहाँ पर रखते हैं। तो उन्होंने यहाँ पर ये बोला कि SEC जो भी यहाँ पर उनकी कंसर्न्स हैं उस चीज़ को लेके हम प्रिपेयर्ड है कि उनसे बात करने के लिए और इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए। और साथ ही में पैक्सोस ने ये भी अनाउंस किया कि अब हम यहाँ पर BUSD की जो मिंटिंग है उसको यहाँ पर बंद कर रहे हैं, जैसे ही SEC के रेगुलेटरी एक्शन आ गया, जहाँ पर NYDFC ने भी बोल दिया कि आप मिंटिंग जो है यहाँ पर बंद कर दो, जो बेसिकली ये स्टेबल कॉइन का रेगुलेशन भी एक तरह से यहाँ पर देख रहा था। अब जैसे ये न्यूज़ आई तो उसके बाद अगर आप देखोगे BUSD की मार्केट कैप $16.1 बिलियन से $13.7 बिलियन तक फॉल कर गई। ऑलमोस्ट मार्केट कैप यहाँ पर $2.45 बिलियन से यहाँ पर ड्रॉप हो गई। एंड मेजरली ये बोला जा रहा है कि ये जो अमाउंट था BUSD से मूव होकर यहाँ पर ये USDT के अंदर जा रहा है, जहाँ पर USDT की मार्केट कैप जो है उसके अंदर 2.37% का
इंक्रीज हमको देखने को मिला, जहां पर 67.8 बिलियन पे थे वो जब ये इशू सामने आया, एंड वहां से इंक्रीज होकर वो 70.1 बिलियन बन चुका है। और साथ ही में अगर हम दूसरे स्टेबल कॉइन USDC को देखेंगे, जिनको लेके भी रेगुलेटरी कंसर्न्स थोड़े से अभी चल रहे हैं, उनका भी वॉल्यूम अगर आप देखेंगे $739 मिलियन का डिक्लाइन देखने को मिला, जहां पर $42.3 बिलियन पे थे वो, और वहां से फॉल करके $41.5 बिलियन पे आ गए। अब ये SEC, पैक्सोस और BUSD को लेके जो इशू है, इसको लेके CZ ने भी कुछ स्टेटमेंट्स को इशू किया, जहां पर उन्होंने साफ साफ ये चीज बोली, BUSD जो है ये बाइनेंस USD नाम जरूर इसका है, लेकिन इसकी जो मिंटिंग और जो रिडीम किया जाता है वो कंप्लीटली पैक्सोस यहाँ पर हैंडल करते हैं। तो एक तरह से उन्होंने अपना पीछा छुड़वाने के लिए बोला कि भाई जो भी एक्शन लिया जा रहा है BUSD को लेके, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो है वो यहाँ पर पैक्सोस है, हम लोग यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल नहीं है, क्योंकि हम ना तो मिंट करते हैं ना उसको हम रिडीम करते हैं। लेकिन एक कंसर्न जो काफ़ी क्रिटिक्स यहाँ पर सामने लेके आ रहे हैं वो ये है कि यहाँ पर जो ये BUSD इशू हो रहे थे, इसको जब बाइनेंस चेन के ऊपर मूव कर रहे हैं, तो वो बाइनेंस चेन के ऊपर जो मूव हो रहे हैं वो पैक्सोस यहाँ पर हैंडल नहीं करता, वो बाइनेंस हैंडल कर रहा था, और वहाँ पर भी इरेगुलरिटीज़ जो है वो फाइंड करी गई थी, जहाँ पर एट टाइम्स ऑन चेन जो BSD थे वो उसकी बैकिंग जो थी दूसरी चेन के ऊपर नहीं थी। उसको लेके भी बाइनेंस ने एक स्टेटमेंट तो इशू करी थी, लेकिन बोला जा रहा है कि पोटेंशियली आगे जाके प्रॉब्लम जो है बाइनेंस के लिए भी क्रिएट कर सकता है। अब ये सारा ड्रामा होने के बाद 15 फेब को वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक रिपोर्ट यहाँ पर पब्लिश करी, जहाँ पर उन्होंने ये बोला कि बाइनेंस के चीफ स्ट्रैटेजी ऑफिसर पैट्रिक हिलमन, उन्होंने बोला कि मैं करंटली यहाँ पर रेगुलेटर्स के साथ काम कर रहा हूँ, और पहले के भी जो कंप्लायंस इश्यूज थे या जो भी चीज़ है उसको लेके हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, और हम काफ़ी यहाँ पर कॉन्फिडेंट हैं एंड वी आर फीलिंग गुड कि यहाँ पर जो अभी ऑनगोइंग डिस्कशंस है उसको लेके एक प्रोग्रेसिव सोल्यूशन हमको आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर अगर हमको फाइन पे करने हैं तो किस साइज़ का वो फाइन हो सकता है, या फिर कितना टाइम लग सकता है इन सारी चीज़ों को रिजॉल्व करने के लिए US रेगुलेटर्स के साथ, उसको लेके अभी तक यहाँ पर आइडिया नहीं है। साथ ही में यहाँ पर फाइन की बात करें तो एक आइडिया आपको देता हूँ कि अभी रिसेंटली क्राकेन जो है उन्होंने अपना सेटलमेंट किया था SEC के साथ, तो उनको भी सिक्योरिटीज़ का लगा था, लेकिन वो ये लेंडिंग वगैरह जो होता है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट देते थे उसको लेके था, तो उन्होंने 30 मिलियन का फाइन यहाँ पर पे किया था। तो पॉसिबली बाइनेंस भी अगर यहाँ पर अभी कोशिश तो यही करेंगे, जितना मेरे को देख के लग रहा है कि ये भी सेटल करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर फाइन पे करके उससे छुड़वा लो किसी न किसी तरह से। तो यहाँ पर हो सकता है उनका भी 30, 60, 70 मिलियन का जो फाइन है वो हो सकता है पॉसिबली बाइनेंस यहाँ पर पे कर दे, जो पे भी कर सकते हैं, 100 मिलियन भी कर सकते हैं, उसके बाद हो सकता है ये सिचुएशन सेटल हो जाए। बस ये है, ऐसा नहीं हो FTX का जो कांड हुआ है उसके कारण ये अलग लेवल पे जो एस्केलेशन है वो ना पहुंच जाए, तो देखना है। बट व्हाट डू यू थिंक, क्या लगता है आपको ये जो सिचुएशन है किस तरह से अनफोल्ड हो सकती है? डू लेट अस नो इन द कमेंट्स। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, UK के अंदर जितने भी इलीगल क्रिप्टो ATMs थे उसके ऊपर यहाँ पर रेड करी जा रही है। उनका बेसिकली बोलना ये कि यहाँ पर अगर कोई भी ऐसा ATM चल रहा है जिसके अंदर आप क्रिप्टो से कैश के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो, तो उसको यहाँ पर आपको रजिस्टर कराना चाहिए और उसका लाइसेंस लेना चाहिए। अभी तक ऐसे बहुत सारे ATMs थे जो ऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन कोई लाइसेंस का रजिस्ट्रेशन जो है उन्होंने यहाँ पर करा नहीं है। तो उसको लेके जो पुलिस डिपार्टमेंट है उन्होंने काफ़ी सारे क्रिप्टो ATMs जो उनको सीज किया और यहाँ पर बंद किया, ये बोल के कि इलीगल है, जब तक लाइसेंस नहीं है आप इसको रन नहीं कर सकते। तो इसको लेके ऐसा नहीं है कि आप क्रिप्टो की जो ATMs है वो UK में नहीं चला सकते, बस उनका बोलना ये है कि अगर चला रहे हो तो लाइसेंस लो, तभी आप चला यहाँ पर सकते हो। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, पूरा जो ये केस चल रहा है और जैसे यहाँ पर रिसेंटली क्राकन ने अराउंड 30 मिलियन का फाइन का सेटलमेंट किया है, अब यहाँ पर SEC और क्राकन को लेकर जो रिसेंट सेटलमेंट हुआ है उसको लेकर आप साउथ कोरिया भी यहाँ पर एग्जामिन कर रहे हैं कि ये क्रिप्टो स्टेकिंग सर्विसेज जो दी गई थी क्राकन सर्विस के अंदर वो उनकी कंट्री के अंदर किस तरह से ऑपरेट हो रही है। और ये कि आइडिया मिल रहा है कि स्टेकिंग जो है वो हर कंट्री अब उसको अलग तरीके से देख रहे हैं और उसको लेके रेगुलेशन भी लेके आते हैं कि नहीं आते हैं वो तो बात की बात है, लेकिन उससे पहले ऐसी कंपनीज या एक्सचेंजेस जो स्टेकिंग के बदले यहाँ पर इंटरेस्ट दे रहे हैं उनके लॉस के अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं सिक्योरिटीज में फॉल कर सकता है। हो सकता है कि एक्सचेंजेस जो हैं रेगुलेटर्स के लिए एक मेन टारगेट जो है यहाँ पर बन सकते हैं। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, एल सल्वाडोर जिन्होंने यहाँ पर बिटकॉइन को लीगल टेंडर बनाया था सितंबर 2021 के अंदर, और आज भी उनका बोलना ये है कि हर दिन वो एक बिटकॉइन को बाय करते हैं। उन्होंने यहाँ पर ये बोला कि वो बिटकॉइन की एम्बेसी ओपन करना चाहते हैं यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर टेक्सास में। यहाँ पर एल सल्वाडोर की US की जो एम्बेसडर है मिलेना, उन्होंने यहाँ पर ट्वीट किया कि वो पॉसिबिलिटी यहाँ पर देख रही है और वहाँ पर जो कांग्रेसमैन है उनसे वो मिली भी हैं। सिमिलर चीज़ यहाँ पर एल सल्वाडोर ने स्विट्जरलैंड के अंदर भी लास्ट ईयर यहाँ पर प्लान करी थी कि टू सपोर्ट क्रिप्टो करेंसीज वो अपनी एम्बेसीज जो है यहाँ पर खोलें। वैसे अगर आप देखोगे टेक्सास यहाँ पर काफ़ी एक मेजर हब भी बना हुआ है जहाँ पर बिटकॉइन माइनिंग अभी आज के डेट में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हो रही है। तो बिटकॉइन की एम्बेसी भी क्या यहाँ पर ओपन होती है कि नहीं होती है, ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा देखने का। बाकी अब नेक्स्ट मूविंग ऑन, इस बार पार्लियामेंट के अंदर हमारी फाइनेंस मिनिस्टर से क्रिप्टो को लेके कुछ क्वेश्चंस पूछे गए एंड ओवरऑल जो इंटरव्यूज भी हो रहे हैं वहां पर हमने ये नोटिस किया कि उनके स्टांस के अंदर कहीं ना कहीं चेंज आ रहा है। जहां पर एक टाइम पे बात बैनिंग की ज़्यादा होती थी, रेगुलेशन की थोड़ी कम थी,
अब यहाँ पर जब क्रिप्टो को लेके क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं तो ज़्यादा स्टेटमेंट ये आ रही है कि क्रिप्टो को लेके रेगुलेशन की बात हो रही है, जहाँ पर रेगुलेशन लेके आए ताकि टेक्नोलॉजी है वो कहीं ना कहीं रुके नहीं। और ये भी बोला जाएगा कि क्रिप्टो को लेके जो टेक्नोलॉजी उसके अराउंड है वो बहुत सारी चीज़ों में फिनटेक वगैरह में काम आ सकती है। तो ऐसा नहीं हो कि बैन करने के चक्कर में हम ये सारी टेक्नोलॉजी को ही यहाँ पर खत्म करते हैं, विच इज़ अ वेरी गुड व्यू पॉइंट एंड इट्स गुड टू सी कि फाइनली ये व्यू पॉइंट जो है यहाँ पर चेंज हो रहे हैं। बस और प्रोग्रेसिव तरीके से चेंज है, बस छोटे टाइम के लिए यहाँ पर ही नहीं रहे, ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। और इस बार क्योंकि G20 की प्रेसिडेंसी यहाँ पर इंडिया ही हेड कर रहा है तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा इन मीटिंग्स के अंदर क्या डिस्कशन होते हैं एंड इन दी एंड क्या यहाँ पर इवेंचुअली हमको देखने को मिलता है। मोस्टली फाइनेंस मिनिस्टर यहाँ पर बार बार जो चीज़ बोल रही है वो SOPs से बेसिकली उनका मतलब ये है कि सारी की सारी कंट्रीज जो एक ही प्रोसीजर को फॉलो करे, क्योंकि अगर रेगुलेशन लेके आना है तो एक कंट्री से नहीं होगा। तो सारी G20 नेशन अगर उस पर अग्री करती है SOPs पे और वर्क करती है तो बेटर रहेगा। तो इन अ वे थोड़ा बेटर भी रह सकता है क्योंकि G20s में काफ़ी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो रेगुलेशन को पॉजिटिव तरीके से देखने की यहाँ पर कोशिश कर रही हैं, जहाँ पर इंडिया भी अब उनके साथ ही SOP बनाना चाहता है तो उनका व्यू पॉइंट भी यहाँ पर आएगा। तो पॉसिबली आई फील कि इंडिया के अंदर क्रिप्टो में पॉजिटिव चेंज और रेगुलेशन आ सकता है, लेकिन थोड़ा सा उसमें टाइम लगेगा एंड ओवरऑल ये G20 की मीटिंग के बाद चेंज होता हुआ हमको देखने को मिल सकता है। बस ज़्यादा लंबा टाइम ना लग जाए, बड़ी चीज़ यहाँ पर ये है। बाकी आपकी क्या व्यू पॉइंट्स है कि आपको लगता है कि पॉजिटिव चेंज हो रहा है या आपको लगता है कि अभी जो स्टेटमेंट में चेंज आया उससे कुछ पॉजिटिव आ सकता है? व्हाट डू यू थिंक? डू लेट अस नो इन द कमेंट्स। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, SEC ने फाइनली यहाँ पर सू कर दिया टेरा लैब्स को और उनके जो फाउंडर हैं डो कॉन, जहाँ पर उन्होंने ये बोला कि USD की स्टेबिलिटी को लेके यहाँ पर उन्होंने मिसलीड करने की कोशिश करी है इन्वेस्टर्स को एंड एंकर प्रोटोकॉल पे 20% का जो इंटरेस्ट देते थे वो भी लोगों को फ्रॉड करने के लिए उन्होंने यहाँ पर किया। तो ये एक $multi-billion फ्रॉड था जहाँ पर लोगों के पैसे जो हैं वो यहाँ पर चले गए, तो उसी को लेके उन्होंने यहाँ पर सू किया है। साथ में अगर आप यहाँ पर देखोगे जो यहाँ पर इन्होंने कंप्लेन डाली, उस कंप्लेन में उन्होंने ये भी चीज़ बोला कि डो कॉन और टेरा लैब्स जो है अननेम्ड फर्म ने उनको यहाँ पर हेल्प करी थी वापस इसको पैक करने के लिए कि $1 पे आ जाए, और उस फर्म का नाम था यहाँ पर जंप क्रिप्टो, जिनको इन रिटर्न यहाँ पर डिस्काउंटेड लूना टोकन जो थे वो दिए गए थे। और जो ये पूरी डील करी थी इसके अंदर जंप क्रिप्टो ने अपेरेंटली, जहां पर बाकी लोगों ने पैसे लूज किए, उन्होंने यहाँ पर बनाया अराउंड $1.28 बिलियन। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, लेटर इन द वीक यहाँ पर बाइनेंस ने ये भी अनाउंस किया कि यूएस के अंदर जो मेजर इन्वेस्टमेंट वो देख रहे थे अब उसको थोड़ा सा वो यहाँ पर रोक रहे हैं, स्पेशली अभी जो BUSD को लेकर सामने ये केस उनको देखने को मिला है। तो पॉसिबली ये हो सकता है कि अब बाइनेंस की तरफ से भी वो जो प्रेशर है ना कहीं वो फील कर रहे हैं कि यहाँ पर रेगुलेशन वाइज उनको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि उनके ऊपर नजरें आ रही हैं और हो सकता है आगे भी हमको कोई चीज़ जो है यहाँ पर देखने को मिले। तो अपनी तरफ से वो सेफ्टी के लिए जो भी प्रिकॉशंस और एक्शन जो हैं वो यहाँ पर लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो गाइस ओवरऑल ये हो गया इस बार के वीकली अपडेट्स। अब नेक्स्ट मूविंग ऑन फन फैक्ट ऑफ द वीक की बात करते हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं बिटकॉइन के ये ऑरेंज वाले लोगो, जिसकी अगर हम बात करें तो ये सबसे पहला लोगो नहीं है जो बिटकॉइन के लिए बनाया गया था। इनफैक्ट ये सतोशी नाकामोटो ने भी लोगो नहीं बनाया। सतोशी नाकामोटो ने जो सबसे पहला जो लोगो इंट्रोड्यूस किया था वो किया था 2009 के अंदर, एंड वो था एक गोल्डन कॉइन जिसके ऊपर लिखा हुआ था BC। अब उसके बाद इस लोगों को और फर्दर अपडेट किया फरवरी 2010 के अंदर, लेकिन ये किया था एक कम्युनिटी मेंबर ने, जहाँ पर BC के अंदर सिर्फ B रखा और उस पर डॉलर वाले जो डैशेज है वो यहाँ पर लगा दिए, लेकिन स्टिल इट वाज अ गोल्डन कॉइन। और फर्दर फिर 2011 को थोड़ा सा उस लोगों को यहाँ पर टिल कर दिया, बैकग्राउंड के अंदर ऑरेंज यहाँ पर जो कलर है वो लगा दिया, थोड़ा सा मास्टर कार्ड का जो लोगो है उससे इंस्पिरेशन लेके, एंड फाइनली फिर ये बिटकॉइन का लोगो जो है अभी एग्जिस्टेंस में जैसा दिखता है वैसा बन के यहाँ पर आया। क्या पता था आपको ये फन फैक्ट? व्हाट डू यू थिंक, इनमें से कौन सा लोगो जो है वो आपको ज्यादा बेटर लगता है? डू लेट अस नो इन द कमेंट्स। तो गाइस ये हो गया इस बार की वीकली अपडेट्स। अगर आपको वीकली अपडेट्स अच्छे लग रहे हैं तो डू लाइक, डू सब्सक्राइब, इट ऑलवेज कीप्स अस मोटिवेटेड। बाकी आपके जो भी व्यू पॉइंट्स हैं मार्केट को लेके प्लीज डू लेट अस नो इन द कमेंट्स। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के अंदर, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, बाय बाय।